हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे जनवरी महीने की जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जनवरी महीने के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, जैसे कि इसी महीने में जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से पहला टूर्नामेंट यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया है। इसी महीने की आखिरी तारीख को देश का इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी किया गया। इसके अलावा पद्म पुरस्कार 2022 की अनाउंसमेंट भी की गई है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, ये भी इस महीने में अनाउंस किया गया है। इसके अलावा आपको पता है 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं फरवरी और मार्च महीने में, तो उसकी भी अनाउंसमेंट जनवरी महीने के अंदर की गई थी। तो इसी तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पूरे जनवरी 2022 के महीने में, जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस पूरे महीने में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर MCQ के रूप में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनवरी महीने की करंट अफेयर्स के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो रेलवे बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। आपको पता होगा इससे पहले थे सुनीत शर्मा, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह पर रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, फिर आप जनवरी महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का नया शीर्षक प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो अभी तक IPL की शीर्षक प्रायोजक थी वीवो कंपनी, जो कि चीन की एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है, और अगले 2 सालों तक यानी कि 2022-23 तक यही इसकी शीर्षक प्रायोजक थी। लेकिन अब BCCI ने अनाउंस किया है कि अब IPL का शीर्षक प्रायोजन का जो अधिकार है ये भारत की टाटा ग्रुप को दे दिया गया है, यानी कि 2022 और 2023 के सीजन में टाइटल स्पॉन्सरशिप होगी टाटा ग्रुप के पास में। तो इस तरीके से अब वीवो IPL की जगह टाटा IPL बोला जाएगा। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हाल ही में एक महिला को अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम है आयशा ए मलिक। तो यह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। आपको बता दूं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अभी के समय टोटल 4 महिला न्यायाधीश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया गया है? तो स्टार्टअप्स के लिए भारत में जो नेशनल डे मनाया जाएगा ये हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ऐसी अनाउंसमेंट की है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये इसी साल पहली बार मनाया गया है 16 जनवरी को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो झांसी रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब देखिए, इसी तरीके से हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया है। तो आपको बताना है कि गुजरात में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका नाम क्या हो गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुजरात का जो केवड़िया है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए फेमस है, क्योंकि यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है वो यहीं पर है। तो केवड़िया का जो रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए, अब रेल यात्रियों की यात्रा के दौरान अगर उनका कोई भी सामान खो जाता है तो उसको ट्रैक करने में भारतीय रेलवे हेल्प करेगी। बस उनको अपना जो भी सामान है उसकी फोटोज वगैरह वो जोनल वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तो उसके जरिए यहाँ पर भारतीय रेलवे उनके खोए हुए सामान को ट्रैक करेगी। तो आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। तो इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन अमानत। मिशन अमानत।
हालांकि आपको बता दूं, अभी इसको पश्चिमी रेलवे जोन जो है उसी ने इसको लॉन्च किया है, वेस्टर्न रेलवे। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ किस दिन मिला दिया गया? तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया गेट पर 1971 से ही अमर जवान ज्योति जलती थी, लेकिन अब इसको जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है नई दिल्ली के अंदर, उसकी ज्योति के साथ में मिला दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह किया गया है 21 जनवरी 2022 को। तो ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, यह है इंडिया गेट जहां पर अभी तक अमर जवान ज्योति जलती थी, और अब यहाँ की ज्योति को मिला दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति के साथ में। भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो अभी तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, लेकिन 2021 के अंदर ही उन्होंने पद छोड़ दिया था। तो अब उसके बाद भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो इन्हीं को अब भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया है। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया? तो राष्ट्रीय युवा उत्सव जो होता है, ये भारत के अंदर जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी, जिसको भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन शुरू होता है और फिर ये 16 जनवरी तक चलता है। तो 12 से लेकर के 16 जनवरी के बीच में हर साल राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज करता है भारत का खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। तो आपको बताना है कि इस बार जो 25वां राष्ट्रीय युवा उत्सव है, इसका आयोजन कौन से स्थान पर किया गया? तो इस बार इसका आयोजन किया गया है भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, और इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का विषय क्या है। तो हर बार के राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम भी रखी जाती है। इस बार के नेशनल यूथ फेस्टिवल की थीम रखी गई है एबल यूथ एंड स्ट्रॉन्ग यूथ। एबल यूथ एंड स्ट्रॉन्ग यूथ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिसेओर नामक कोविड-19 किट को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि इसको कौन सी कंपनी ने विकसित किया है। यानी कि जो ओमिसेओर नाम की कोविड-19 किट है, ये कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका पता लगाने में सक्षम है। तो इसको विकसित किया है टाटा समूह के टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है? तो नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, ये भारत के अंदर जो 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें से एक है। यानी कि भारत के अंदर 8 ऐसी पार्टियां हैं जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है, और उन्हीं में से एक है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे कॉनराड संगमा, इन्हीं को एक बार फिर एनपीपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। और आप सभी जानते हैं कि जो कॉनराड संगमा है, ये इस समय मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? तो हाल ही में पुरुषों का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ है, ये इसका 14वां संस्करण था, और इसकी मेजबानी की है वेस्ट इंडीज की टीम ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ है, ये 14 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। इसको होस्ट किया है, यानी कि इसकी मेजबानी की है वेस्ट इंडीज की टीम ने। इसमें टोटल भारत समेत 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, और इनके बीच टोटल 48 मैच खेले गए। यहाँ पर फाइनल में जो चैंपियन बना है, यह है अपना भारत। यानी कि भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है, और ये 5वीं बार है जब भारत ने यह टूर्नामेंट जीता है। यहाँ पर भारत ने फाइनल में हराया है इंग्लैंड देश को। तो ये सारी बातें आपको आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय मूल की पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी, यानी कि कल्पना चावला, उनके नाम पर हाल ही में भारत के अंदर एक सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर बना है सेंटर? ये बनाया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, और इसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एयर इंडिया एयरलाइंस को आधिकारिक तौर पर टाटा सन्स को किस तारीख को सौंप दिया गया?
तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि एयर इंडिया जो है ये एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी थी, लेकिन अब ये एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इसको 18,000 करोड़ रुपए में जो टाटा सन्स कंपनी है उसने खरीद लिया है। तो एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर टाटा सन्स को हाल ही में सौंप दिया गया है 27 जनवरी 2022 को। फिर देखिए, अगला सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए, इसको TX2 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे T2, क्योंकि इसका मतलब है टाइगर्स की पॉपुलेशन को 2 गुना करना। तो ये ऐसी साइट्स को दिया जाता है जिन्होंने 2010 की तुलना में वहां पर बाघों की आबादी को 2 गुना कर दिया है। तो ये जिस साइट को हाल ही में मिला है ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये है तमिलनाडु के एरोड जिले पे। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नया महासचिव किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो जो संघाई सहयोग संगठन है जिसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है, अब इसके नए महासचिव बन चुके हैं चीन के झांग मिंग। तो चीन के झांग मिंग जो हैं ये SCO के नए महासचिव बन गए हैं। प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से थे। तो चरणजीत सिंह, जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भारत के एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। 1960 के अंदर जो रोम में ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारतीय हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था, और 1964 में जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और इन दोनों ही टूर्नामेंट्स के अंदर चरणजीत सिंह भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। तो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। ये थे हिमाचल प्रदेश से। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तो 5 जनवरी 2022 ये वो दिन है जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन बीच में ही इनको एक फ्लाईओवर के ऊपर लगभग 20 मिनट तक रुकना पड़ा था, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं था। तो इसी सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं, और ये समिति बनाई है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें जो 5 मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक हैं भारत की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP किसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसी घटना के बाद अब पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बना दिए गए हैं, जिनका नाम है वीरेश कुमार भवरा। तो वीरेश कुमार भवरा जो हैं ये पंजाब के नए DGP बन गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च महीने के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर क्या रखी गई है। तो भारत के अंदर लघु बचत योजनाओं को हर 3 महीने के ऊपर रिव्यू किया जाता है। तो अभी इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि सुकन्या समृद्धि खातों के ऊपर जो 7.6% ब्याज दर मिलती है वो मिलती रहेगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। UNDP इंडिया की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बन गई है। तो हाल ही में UNDP इंडिया ने भारत के अंदर युवाओं को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में प्राजक्ता कोहली को अपॉइंट किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में विनोद कन्नन ने कौन सी एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का पदभार संभाला है। तो विनोद कन्नन जो हैं ये अब विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO बन गए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विस्तारा एयरलाइंस जो है इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। अब आइए देखते हैं कि जनवरी 2022 के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो सबसे पहले आपको इनको खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपने इन सभी के आंसर्स सोच लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो रेलवे बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। फिर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो देखिए, भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेकिन उप प्रमुख की अगर बात की जाए तो अब नए बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे।
इसी तरीके से एयर इंडिया एयरलाइंस जो है इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं विक्रम देव दत्त। फिर भारत की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एस सोमनाथ। आपको पता होगा अभी तक इसरो के चेयरमैन थे के सिवन, लेकिन अब उनकी जगह ली है एस सोमनाथ ने। ऐसे ही भारतीय तटरक्षक बल जो कि भारत की तट रेखा की रक्षा करता है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल। तो दोस्तों ये इस महीने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स थी, इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 216 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विजिट किया था और इस दौरान इन्होंने श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची एक स्टैचू का अनावरण किया और इसी स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो आपसे पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी स्टैचू है? तो श्री रामानुजाचार्य की, और इस स्टैचू की ऊंचाई है 216 फुट। और दोस्तों आपको बता दूं कि बैठे हुए मुद्रा में ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्टैचू है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है सेटिंग पोजीशन में, वो है थाईलैंड के अंदर, जो कि महात्मा बुद्ध की स्टैचू है और उसकी हाइट है 302 फुट। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है भारत की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि श्री रामानुजाचार्य की जो 216 फुट ऊंची प्रतिमा है, इसको बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। 1 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया? तो साल 1992 से ये परंपरा चली आ रही है। दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान 1 जनवरी के दिन अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाकिस्तान। रतन टाटा की जीवनी हाल ही में लिखी गई है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो आपको बताना है कि रतन टाटा की ये जो जीवनी है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने और इसको इसी साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किस देश के हुंगा टोंगा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो हुंगा टोंगा ज्वालामुखी है ये है टोंगा देश के अंदर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं जो टोंगा देश है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है और यहीं पर हुंगा टोंगा नाम का एक ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ था और ये विस्फोट इतना तेज था कि इसने सुनामी को भी जन्म दे दिया था, जिसमें अब तक कई सारे लोग मारे गए। अब देखिए इसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने सुनामी के मद्देनजर टोंगा को कितने अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? तो टोंगा कंट्री में जो यहाँ पर सुनामी आई उसके चलते जो लोग प्रभावित हुए उनकी हेल्प करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने टोंगा कंट्री को तत्काल राहत सहायता की घोषणा की थी 2 लाख डॉलर की। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 जनवरी को विराट कोहली ने किस प्रारूप से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का पद छोड़ दिया है? तो विराट कोहली के पास इस समय तक सिर्फ एक ही फॉर्मेट में कप्तानी थी और वो थी टेस्ट फॉर्मेट, लेकिन अब इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से भी कप्तानी छोड़ दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी के समय ओडीआई और T20 इन दोनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान हैं रोहित शर्मा और टेस्ट मैचेस के अंदर कप्तान का पद अभी के लिए खाली है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अगस्त 2022 तक साइके मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साइके मिशन जो है इसका नाम एक एस्टेरॉयड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये जो मिशन है ये साइके नाम के एक एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा। ये जो साइके नाम का एस्टेरॉयड है ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो एस्टेरॉयड्स का बेल्ट है उसी में से एक है। तो ये भी दूसरे एस्टेरॉयड की ही तरह सूर्य का चक्कर लगा रहा है और इसी एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा साइके मिशन। तो इस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यानी कि नासा ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। और आपको बता दूं कि ये जो साइके नाम का एस्टेरॉयड है जिसका ये अध्ययन करेगा वो मेटल से बना हुआ है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारत की कप्तानी कौन करेगा? तो हाल ही में बीसीसीआई ने 2022 में जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है
उसके लिए भारतीय टीम की अनाउंसमेंट कर दी है। तो भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी मिताली राज। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल, ये इसका 12वां संस्करण होगा, जो कि न्यूजीलैंड की मेजबानी में 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इसमें टोटल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं भारत समेत। इसमें टोटल 31 मैच खेले जाएंगे। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास सी ड्रैगन 22 किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? तो एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज होती है जिसका नाम होता है सी ड्रैगन, और इसका आयोजन किया जाता है अमेरिका के नेतृत्व में। तो इस बार भी इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत समेत टोटल 6 देशों की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। हाल ही में किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि साल 2025 तक अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर देगा? ये कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन और नाटो का मुख्यालय है। तो अब बेल्जियम ने अनाउंस किया है कि ये 2025 तक अपने देश के अंदर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन सभी को बंद कर देंगे। डेविड सॉसेली के स्थान पर यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो यूरोपीय संसद जो है ये यूरोपियन यूनियन का ही एक हिस्सा है। तो अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डेविड सॉसेली, लेकिन जनवरी 2022 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। तो उसी के बाद अब यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष बना दिया गया है रॉबर्टा मेट्सोला को। रॉबर्टा मेट्सोला जो है ये माल्टा देश की एक नेता है, तो इन्हीं को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कुल कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, जनवरी 2022 के महीने में भारत के निर्वाचन आयोग ने अनाउंस किया कि फरवरी और मार्च के महीने में टोटल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है गोवा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मणिपुर और 5वां राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इन्हीं 5 राज्यों के अंदर फरवरी और मार्च के महीने में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। गोवा के अंदर टोटल 40 विधानसभा सीटें हैं और सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए सिर्फ एक ही चरण में मतदान होगा। इसी तरीके से पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या है 117, तो यहाँ पर भी एक ही चरण में चुनाव होंगे। उत्तराखंड के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 70 और यहाँ पर भी एक ही चरण में चुनाव होगा। फिर मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या है 60, तो 60 विधानसभा सीटों के मणिपुर में यहाँ पर टोटल 2 चरणों में चुनाव होंगे। फिर आखिर में बचता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और इस कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा चरणों में चुनाव भी होंगे। टोटल 7 चरणों में यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। और क्वेश्चन में देखिए, मैंने यही आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुल कितने चरण में आयोजित किए जाएंगे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7 चरणों में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट IHU का पहला मामला कौन से देश के अंदर सामने आया था? तो जिस तरीके से कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, ये सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, उसी तरीके से हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है IHU और ये सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था फ्रांस कंट्री के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि भारत की सबसे बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है और ये एक महारथन कंपनी है। तो आपको बताना है कि इसके CMD का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है। तो अभी तक ONGC के CMD थे सुभाष कुमार, लेकिन हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। तो इनके रिटायर होने के बाद ये पद खाली हो गया था, इसीलिए यहाँ पर अलका मित्तल को कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में निम्न में से कौन से स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है और इसी अवसर पर भारत सरकार ने फैसला किया है कि इंडिया गेट नई दिल्ली पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नई दिल्ली में इंडिया गेट पर यहाँ पर स्टैचू स्थापित की जाएगी। हालांकि जब तक यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू बनकर तैयार नहीं हो जाती है
तब तक यहाँ पर 3D होलोग्राम के जरिए इनकी स्टैचू प्रदर्शित की जाएगी। और इस 3D होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुछ और निर्णय भी लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अब से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम 24 जनवरी की बजाय किस तारीख से शुरू होंगे। तो अभी तक क्या था कि गणतंत्र दिवस जो समारोह होता है ये 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आयोजित किया जाता था। लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं की जयंती से ये समारोह अब से शुरू होगा। यानी कि जो गणतंत्र दिवस समारोह है ये अब से 23 जनवरी से शुरू होगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब्दुल्ला हमदोक जो हैं ये सूडान के प्रधानमंत्री थे और हाल ही में यहाँ पर राजनीतिक गतिरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सूडान जो है ये एक अफ्रीकी देश है। यहाँ की राजधानी है खार्तूम और सूडान की करेंसी है पाउंड। इस बार की मकर संक्रांति के अवसर पर पहली बार वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कौन से मंत्रालय ने आयोजित किया। तो सूर्य नमस्कार जो योगाभ्यास होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए इस साल आयुष मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया था और ये इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आयुष मंत्रालय। और इस समय भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसका नाम था 75 लाख सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। तो इसमें दुनिया भर से लगभग 75 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। भारत के महान खिलाड़ी सुभाष भौमिक का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये कौन से खेल से जुड़े थे। तो सुभाष भौमिक जो हैं ये भारत के मशहूर फुटबॉलर और कोच भी रहे थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये फुटबॉल से जुड़े थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी महीने के अंदर किन किन इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ हो गई है जिनके बारे में आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया जो कि भारत के एक मशहूर पर्वतारोही थे, इनकी जनवरी 2022 में डेथ हो गई है। फिर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। इनको साल 1964 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और कोच रहे सुभाष भौमिक, जिनके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन में बात की, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार और मशहूर कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ, जिन्होंने नोंटे फोंटे कार्टून को भी बनाया था, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। इनको पिछले ही साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर भारत के प्रख्यात कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे ये भारत के उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़े हुए थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। और याद रखिए इनको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण दिया गया था साल 1986 में। इनके अलावा प्रसिद्ध बंगाली थिएटर कलाकार साओली मित्रा का भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है इसको हाल ही में आरबीआई ने शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया है। इससे पहले भारत के 3 और पेमेंट्स बैंक रहे हैं जिनको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला हुआ है। सबसे पहले थी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिर उसके बाद फिनो पेमेंट्स बैंक और तीसरी थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक और अब चौथी बन गई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इनमें से किस राज्य के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 साल से बढ़ा करके 62 वर्ष करने की घोषणा की गई है। यानी कि अब इस राज्य के जो कर्मचारी हैं वो 60 साल की बजाय 62 साल की उम्र होने पर रिटायर होंगे। तो ये कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश।
तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उनकी सरकार ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकन के लिए पात्र 276 फिल्मों में से किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकन के लिए टोटल 276 फिल्में जो पात्र थी, उनमें से एक भारतीय फिल्म थी जिसका नाम है जय भीम, और ये एक तमिल फिल्म थी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हालांकि ये नॉमिनेट नहीं हो पाई है फाइनल में। 2022 के ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की जिन फिल्मों को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। जय भीम जो कि एक तमिल फिल्म है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में भेजा गया था, हालांकि ये नॉमिनेट नहीं हो पाई है। फिर दूसरी फिल्म है कूजंगल। ये जो फिल्म है ये भी एक तमिल फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है PS विनोद राज ने। ये बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन ये भी नॉमिनेट नहीं हो पाई है। और फिर आखिरी फिल्म है यहाँ पर राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर नाम की जो फिल्म है, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और ये ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। जो टॉप 5 फिल्में होती हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में, उसमें ये टॉप 5 में पहुंच चुकी है। तो आपको याद रखना है, इसको डायरेक्ट किया है सुस्मित घोष और रिंतु थॉमस ने। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को इनमें से किस राज्य की पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त किया गया है? यानी कि किस राज्य का डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है, यह आपको बताना है। तो लवलीना बोरगोहेन जो कि असम की एक महिला मुक्केबाज हैं और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनको हाल ही में असम के अंदर यहाँ पर DSP अपॉइंट कर दिया गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा असम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने % वनों और वृक्षों से आच्छादित है? यानी कि आपको बताना है कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितने % वनों या फिर वृक्षों से ढका हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 24.62%। तो हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी किया था, जो कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये रिपोर्ट हर 2 साल के बाद जारी होती है और इसमें बताया जाता है कि भारत में वनों की स्थिति क्या है। तो इस बार की जो रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि भारत का टोटल जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, यह है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में है 24.62%। और इसी के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% ये वनों या फिर वृक्षों से ढका हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होती है, तो पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार यानी कि पिछले 2 सालों के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में वृद्धि हुई है 2,261 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.28% की वृद्धि हुई है। अब अगर हम राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य ने पिछले 2 सालों में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है, तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर पिछले 2 सालों में 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। इस रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने इनमें से किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भारत का खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसने पहली बार मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च करी है। यानी कि ये जो वैन आप देख रहे हैं, इसमें आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं जिससे शहद की प्रोसेसिंग की जा सकती है। तो ये जो वैन है ये गांव-गांव जाएगी और वहां पर जो मधुमक्खी पालक हैं उनकी हनी को वहीं पर प्रोसेस करके देगी। साथ ही इसमें शहद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी उपकरण लगाए गए हैं। तो ये जो भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर इनमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है।
इसमें 2021 के अंदर जो फिल्में रिलीज हुई थी उसमें किन फिल्मों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उसी के आधार पर यहाँ पर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें इस बार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो इसमें आपको कुछ कैटेगरीज में विनर के नाम याद रखने हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में जीता है द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म ने। इसी तरीके से म्यूजिकल या फिर कॉमेडी के सेगमेंट में बेस्ट फिल्म बनी है वेस्ट साइड स्टोरी। तो ये तो रही बेस्ट फिल्म की बात। अगर हम बेस्ट डायरेक्टर को देखें तो यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है जेन कैंपियन को। और ये जो जेन कैंपियन है ये द पावर ऑफ द डॉग फिल्म की डायरेक्टर हैं। यानी कि जो फिल्म इस बार बेस्ट फिल्म बनी है उसी की डायरेक्टर यानी कि जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार यहाँ पर मिला है विल स्मिथ को और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है निकोल किडमैन को। इन सब के अलावा आपको एक और अवार्ड याद रखना है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म। ये पुरस्कार दिया गया है जापान की फिल्म को जिसका नाम है ड्राइव माई कार। तो अगर आप इतने पॉइंट्स याद रखते हैं तो इस बार के गोल्डन ग्लोब अवार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन है? तो साल 2021 में एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम था बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 और इसी विधेयक के जरिए जो लड़कियों की शादी करने की उम्र है उसको न्यूनतम जो उम्र है उसको 18 साल से बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाना है। तो ये जो विधेयक है इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें टोटल 31 मेंबर हैं और इनमें से सिर्फ एक ही महिला प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है सुष्मिता देव। और सुष्मिता देव जो हैं ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुष्मिता देव। जम्मू कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जो जम्मू कश्मीर बैंक है जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है, अब इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं बलदेव प्रकाश। फिर अगला सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में जो पहली बैठक हाल ही में हुई है इसकी मेजबानी की है भारत ने। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। और दोस्तों इस सम्मेलन के अंदर जो पांचों मध्य एशिया के देश हैं तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो ये जो पांचों सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं यहाँ के राष्ट्रपतियों ने इस सम्मेलन में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो पांचों मध्य एशिया के राष्ट्रपति हैं वो सभी यहाँ पर हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस बैठक की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया ने अपनी प्रस्तावित राजधानी का नाम क्या रखा है? तो जो इंडोनेशिया कंट्री है इसकी अभी के समय राजधानी है जकार्ता, लेकिन इसके जो भविष्य में राजधानी होने वाली है यानी कि जो प्रस्तावित राजधानी होगी उसका नाम रखा गया है नुसांतारा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने दिसंबर 2021 के लिए इनमें से किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? तो आईसीसी ने एक विशेष पुरस्कार की शुरुआत की थी जिसका नाम था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि एक मंथ के अंदर जिस भी खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दिसंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है एजाज पटेल को जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप मंथ वाइज साल 2021 के सभी महीनों के पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम देख सकते हैं। तो इसी में से अभी मैंने आपको बताया कि दिसंबर महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था एजाज पटेल को जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और महिलाओं में दिसंबर में ये अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया क्योंकि महिलाओं का कोई भी टूर्नामेंट दिसंबर महीने में नहीं हुआ था। तो बाकी मंथ्स में जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ थे उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से कौन से शहर के अंदर भारत के प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? यानी कि आपको बताना है कि भारत के कौन से शहर में पहली बार ओपन रॉक संग्रहालय बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद।
और ये जो ओपन रॉक संग्रहालय है, इसमें भारत के अलग अलग राज्यों से चट्टानें ला करके इस म्यूजियम के अंदर रखी गई हैं। इनमें से कई सारी चट्टानें जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं, लगभग 3.3 बिलियन साल पुरानी भी चट्टानें यहाँ पर रखी गई हैं। और ये जो म्यूजियम है, इसका उद्घाटन किया था भारत के केंद्रीय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। निम्न में से कौन से संगठन ने हैथम अल घैस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो हैथम अल घैस जो हैं ये कुवैत के व्यक्ति हैं और इनको हाल ही में ओपेक का नया महासचिव अपॉइंट कर दिया गया है। जो ओपेक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जो तेल निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है जिसको बोलते हैं ओपेक, और इसका मुख्यालय है वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है और अब इसके नए महासचिव बन चुके हैं हैथम अल घैस। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो भारत का जो तटरक्षक बल है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। आपको मैंने बताया था इसी वीडियो के अंदर कि इनसे पहले थे के नटराजन, लेकिन अब इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपको बताना है कि जो सशस्त्र सीमा बल है, इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो इससे पहले तक सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक थे उनका नाम था कुमार राजेश चंद्र, लेकिन ये 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो चुके हैं, तो इसीलिए ये पद खाली हो गया था और अब इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है संजय अरोड़ा को। और संजय अरोड़ा जो हैं ये इस समय आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, यानी कि जो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं इनको इस समय एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया। आपको बताना है कि इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहेगी? तो 31 जनवरी 2022 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पेश किया और इसके अंदर बताया गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी 9.2%। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ 2021-22 के लिए, लेकिन जो आगामी वित्त वर्ष है यानी कि 2022-23, इसमें भारत की जीडीपी विकास दर होगी 8 से लेकर के 8.5%। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, जैसे कि इस बार की थीम रखी गई थी एजाइल अप्रोच। फिर इसके अलावा अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 9.2% और आने वाले वित्त वर्ष के लिए 8 से लेकर के 8.5%। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में भारत के अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ रेट कितनी रही है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के जो 3 कोर सेक्टर हैं इनमें आपको ग्रोथ रेट याद रखनी है, जैसे कि सेवा क्षेत्र में 8.2%, कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें 3.9% और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 11.8% ग्रोथ रेट रहेगी। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के अंदर जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। तो सिक्किम राज्य के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू रोड है अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। 3 जनवरी को भारत के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इनमें से किस शहर के अंदर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? यानी कि आपको यह बताना है कि भारत के इनमें से किस शहर के अंदर एक इंटरनेशनल योग अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसकी आधारशिला हाल ही में भारत के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर एक इंटरनेशनल योग अकादमी स्थापित की जाएगी जिसकी आधारशिला आयुष मंत्री ने रखी है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो शतरंज ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल होता है ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है चेस के लिए यानी कि फिडे, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में भारत के 73वें व्यक्ति जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है ये हैं भरत सुब्रमण्यम, और भरत सुब्रमण्यम जो हैं ये चेन्नई से हैं। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो भारत में रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है
क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस बार भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 73वें गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में कुल कितनी झांकियाँ शामिल हुई थी। तो इस बार की परेड में टोटल 21 झांकियाँ शामिल हुई थी। इन 21 में से 12 झांकियाँ भारत के अलग अलग राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की थी और बाकी जो अन्य 9 झांकियाँ हैं वो भारत के अलग अलग मंत्रालयों या फिर विभागों की थी। और वैसे आपको बता दूं इनके अवार्ड्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। राज्यों की झांकी में यूपी की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है और मंत्रालयों या फिर विभागों की झांकी में जो शिक्षा मंत्रालय है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोनों की झांकी को संयुक्त रूप से यहाँ पर बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है। फिर दूसरा सवाल है 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में वायुसेना के कितने विमानों और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। तो इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में जो फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया था इसमें टोटल 75 विमानों ने पार्टिसिपेट किया। 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए कितने नर्तकों ने राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो इस बार भारत के संस्कृति मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसका नाम था वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता और इसके जरिए टोटल 480 डांसर्स का चयन किया गया था जिनको राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 480। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं। इस बार टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो 128 में से 4 तो हैं पद्म विभूषण, फिर इसके अलावा 17 हैं पद्म भूषण और 107 हैं पद्मश्री। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो शौर्य चक्र जो कि शांति काल में दिया जाने वाला देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, ये टोटल 12 जवानों को दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। इनमें से 9 जवानों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। बॉटलैब डायनेमिक्स स्टार्टअप ने बीटिंग स्ट्रीट समारोह 2022 में कुल कितने ड्रोन के साथ में आकाश में लाइट शो का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों हर साल 29 जनवरी की शाम को नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है जिस दौरान जो भारतीय सेनाएं हैं वो वापस लौटती हैं। तो ये गणतंत्र दिवस की समाप्ति का प्रतीक होता है और ये हर साल 29 जनवरी की शाम को आयोजित किया जाता है विजय चौक पर। तो इस बार इसी अवसर पर एक भारत का स्टार्टअप है जिसका नाम है बॉट लैब डायनेमिक्स। इसने 1000 ड्रोन का यहाँ पर लाइट शो का प्रदर्शन किया। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर किसे बनाया गया है। तो भारत की 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका मुख्यालय है बड़ोदरा शहर में जो कि गुजरात में आता है। तो इसकी ब्रांड एंडोर्सर हाल ही में चुनी गई हैं शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा जो कि भारत की एक मशहूर क्रिकेटर हैं, यह बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वित्तीय सेवाएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन से राज्य को दी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में होते हैं अभी तक इसके सिर्फ 3 ही संस्करण हुए हैं। जो चौथा संस्करण होना था उसका मेजबान बनाया गया था हरियाणा को, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते अभी ये टूर्नामेंट भी नहीं हो पाया है। और जो 5वां टूर्नामेंट होगा यानी कि 5वां संस्करण ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 जो है ये इसका 5वां संस्करण होगा जो कि मध्य प्रदेश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे इसी के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो चौथा संस्करण जो कि हरियाणा के पंचकुला में होना था ये अभी तक हो नहीं पाया है, अभी के लिए इसको टाल दिया गया है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के 1 साल पूरे होने पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू किया गया था 16 जनवरी 2021 को
और अभी 16 जनवरी 2022 को इसको पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य पर भारत के डाक विभाग के द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। मतलब डाक टिकट को डाक विभाग ने तैयार किया था, लेकिन इसको जारी किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। और इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, तो आपको बताना है कि आरबीआई के वो कौन से पूर्व गवर्नर हैं जिनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। और इसमें एक तो होते हैं अध्यक्ष जो कि इस समय है जिन लीकन, और इसमें 5 होते हैं उपाध्यक्ष। तो इन्हीं 5 जो उपाध्यक्ष हैं उनमें से एक भारत के बने हैं जिनका नाम है उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल के बारे में आप सभी जानते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो इन्हीं को हाल ही में एआईआईबी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय नौसेना की मेजबानी में मिलन 2022 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन से स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की मेजबानी में हर 2 साल में एक बार मिलन नाम का एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इस बार भी ये होने वाला है और इस बार फरवरी के महीने में ये शुरू होगा। इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। जो महिला हॉकी एशिया कप हाल ही में हुआ है ये इसका 10वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था ओमान की राजधानी मस्कट में। तो संस्करण था 10वां और आयोजन किया गया है ओमान की राजधानी मस्कट में, और इसको जीत लिया है जापान कंट्री ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जापान ने यहाँ पर फाइनल में हराया था दक्षिण कोरिया को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो हॉकी का एशिया कप हुआ है हाल ही में महिलाओं का, इसका आयोजन किया गया था 21 से लेकर के 28 जनवरी तक ओमान की राजधानी मस्कट में, और इसमें भारत समेत टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर विजेता बना है जापान और जापान ने फाइनल में हराया दक्षिण कोरिया को। और इसी टूर्नामेंट में 3rd प्लेस पर आया था अपना भारत, यानी कि भारत को यहाँ पर मिला है कांस्य पदक। अमेरिकी डॉक्टरों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित किस जानवर का हृदय एक व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? यानी कि हाल ही में अमेरिकी डॉक्टरों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड एक शुअर के हृदय को एक इंसान के हृदय में प्रत्यारोपित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जिस व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया है इनका नाम है डेविड बेनेट। फिर अगला सवाल देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव का सफर अकेले पूरा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? तो दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो साउथ पोल है उसका सफर अकेले पूरा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है हरप्रीत चंडी। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना की एक कैप्टन हैं और इन्होंने ही हाल ही में दक्षिणी ध्रुव को बिना किसी की हेल्प के इसका सफर अकेले पूरा किया है। बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको नामित किया गया है? यानी कि आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के लिए संस्था है फीफा, उसके द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि हैं पोलैंड के, और महिलाओं में बेस्ट फुटबॉलर बनी है एलेक्सिया पुटेलस जो कि हैं स्पेन की। तो 2021 के जो बेस्ट फुटबॉलर हैं इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में कौन से राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भारत में राज्यों को जल संरक्षण में उनके प्रयासों को देखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई है इसमें प्रथम पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि इसरो, अभी तक इसके अध्यक्ष थे के सिवन, लेकिन अब के सिवन की जगह ली है एस सोमनाथ ने। यानी कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, अब इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं एस सोमनाथ।
2020 की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी है? तो ब्रांड फाइनेंस जो है ये हर साल दुनिया की 500 सबसे जो मूल्यवान ब्रांड्स हैं उनकी लिस्ट जारी करता है। तो 2022 के लिए भी ये लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें जो नंबर 1 ब्रांड बनी है पूरी दुनिया की ये है एप्पल कंपनी। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एप्पल। अब यहाँ पर आप टॉप जो 5 ब्रांड्स हैं उनके नाम देख सकते हैं। नंबर 1 पर है एप्पल, दूसरे स्थान पर है अमेजन, तीसरे स्थान पर है गूगल। तो कम से कम आपको टॉप 3 ब्रांड्स के नाम याद रखने हैं। और अगर हम टॉप 500 में पूरी सूची में देखें तो भारत के यहाँ पर टोटल 13 ब्रांड्स को शामिल किया गया है, जिनमें से जो टाटा ग्रुप है ये सबसे पहले स्थान पर है, यानी कि इसकी ग्लोबल रैंक है 78, लेकिन भारत की तरफ से ये पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, अब इसके मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है पियरे ओलिवियर को। इससे पहले जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो थी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, लेकिन अब इनको IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो उसी लिए अब मुख्य अर्थशास्त्री इनकी जगह पर बने हैं पियरे ओलिवियर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा शहर है जहां पर सबसे पहली बार जल मेट्रो की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल का कोच्चि शहर। भारत ने श्रीलंका के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के मद्देनजर ऋण के रूप में कितनी राशि का विस्तार किया है? तो श्रीलंका के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए भारत सरकार ने मदद के रूप में यहाँ पर श्रीलंका को $900 मिलियन के वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। बाकी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। 7 से लेकर के 9 जनवरी तक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो हर बार की तरह इस बार इसका 9वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये हुआ है असम के गुवाहाटी शहर में। BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? यानी कि अंडर 19 लेवल पर दुनिया की सबसे महान बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई हैं ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तस्नीम मीर। तो तस्नीम मीर जो कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स की इवेंट में दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बन गई हैं। जनवरी 2022 में निम्न में से किसने मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया? तो भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और त्रिपुरा इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हाल ही में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया गया है और इनको रवाना किया भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में ये जो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया गया है ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से शुरू होती हैं और फिर आसाम में एंटर करती हैं और उसके बाद ये मणिपुर के जिरीबाम तक जाती हैं। 12 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। ये जो नए मेडिकल कॉलेज हैं तमिलनाडु के अलग अलग 11 जिलों में बनाए गए हैं जिनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो कि विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसको जीत लिया इस बार शाइलिन फोर्ड ने और शाइलिन फोर्ड जो हैं ये हैं अमेरिका से। इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था नवदीप कौर ने और नवदीप कौर ने भी यहाँ पर एक अवार्ड जीता है और वो है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने इनमें से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो रिन्यू बाय जो है ये भारत की एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर राजकुमार राव को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राजकुमार राव। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने निवेशकों की जानकारी के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो सेबी जो कि भारत में प्रतिभूति बाजार को रेगुलेट करता है, इसने इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए उनको सही जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है सारथी। तो सारथी एप्लीकेशन की शुरुआत की है सेबी ने। सेबी का मुख्यालय याद रखिए ये है मुंबई में और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। वर्ष 2022 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो साल 2022 के लिए जो देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं पद्म पुरस्कार, इनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस बार टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब जैसा कि जानते हैं कि जो पद्म पुरस्कार हैं ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इस बार पद्म विभूषण दिया गया है टोटल 4 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है टोटल 17 लोगों को और बाकी 107 अवार्ड दिए गए हैं पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल कितने पद्म पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट हुई है? सही आंसर हो जाएगा 128। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो विनर्स हैं उनके नाम देखेंगे, जैसे कि पद्म विभूषण जो कि 4 लोगों को दिया गया है, तो सभी 4 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से सबसे पहले हैं भारत की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे, तो इनको कला की श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 3 लोगों को पद्म विभूषण जो है ये मरणोपरांत दिया गया है, जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम खेमका, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के प्रथम सीडीएस थे, इनको भी यहाँ पर मरणोपरांत सिविल सेवा में ये सम्मान दिया गया है। और फिर आखिर में है कल्याण सिंह जो कि एक बीजेपी लीडर थे और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये तो रहे पद्म विभूषण विजेता। इसके अलावा पद्म भूषण जो है ये टोटल 17 लोगों को दिया गया है और यहाँ पर आप इन सभी के नाम देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो पद्मश्री टोटल 107 लोगों को दिया गया है, इनमें से जो 10 सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। तो इस तरीके से इस बार के पद्म पुरस्कार से रिलेटेड ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षा में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है, आपको बताना है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी और भारत के अंदर ये सबसे बड़ी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, तो अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप संघानी। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और याद रखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 4 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर स्थित महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को 2 भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए थे, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का शिलान्यास किया है, जैसे कि सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये मणिपुर के अंदर बनाया जाएगा। इसी तरीके से मणिपुर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की जाएगी। तो इन दोनों की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये तो मैंने आपको बताया मणिपुर विजिट के बारे में। इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी विजिट किया था और यहाँ पर इन्होंने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और यहाँ पर इन्होंने 2 प्रमुख विकास पहलों का भी शुभारंभ किया, विद्या ज्योति स्कूल योजना मिशन 100 और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर स्थित महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ही ये महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है, जहां पर एक नया टर्मिनल भवन बनाया गया है और इसी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, इस बार का जो विंटर ओलंपिक गेम्स है, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया जा रहा है, इसके अंदर भारत के सिर्फ एक ही खिलाड़ी गए थे और ये जम्मू कश्मीर के हैं, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग के अंदर 2 इवेंट्स में क्वालिफाई किया था, स्लाइलम और ज्वाइंट स्लाइलम। तो इसी तरीके से ये 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किस टीम ने जीत लिया है? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की जो आइस हॉकी चैंपियनशिप होती है, हाल ही में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है और इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आपसे पूछें आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हिमाचल प्रदेश, लेकिन इसको जीत लिया है लद्दाख की टीम ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है, हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें आपको सिर्फ पुरुष एकल और महिला एकल के विजेताओं के नाम याद रखने हैं। अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो यहाँ पर इसको जीत लिया है राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने यहाँ पर फाइनल में हराया था रूस के डैनियल मेडवेडेव को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो राफेल नडाल हैं, ये इनके करियर का ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो दूसरा खिताब था, लेकिन ओवरऑल ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब था और इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अब इसी तरीके से आपको महिला एकल का बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशले बार्टी। और एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में हराया डेनियल कॉलिंस को, जो कि हैं अमेरिका से। भारत में पहली बार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अभी तक भारत में नेशनल लेवल पर ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी होता था, लेकिन हाल ही में पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये भारत के जिस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी हुआ है, ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो 20 जिले हैं, इनके लिए हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में प्रत्येक वर्ष इनमें से किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो होता है ये हर साल मनाया जाता है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को जन्मदिन होता है सुभाष चंद्र बोस जी का। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी महीने के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं और उनकी अगर थीम महत्वपूर्ण है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है 1 जनवरी। तो साल की शुरुआत में पहले दिन डीआरडीओ अपना दिवस मनाता है, यानी कि 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल जो होती है ये दृष्टिहीनों की लिपि होती है और इसको बनाया था फ्रांस के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था लुइस ब्रेल। तो उन्हीं की जयंती को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 9 जनवरी ये दिन होता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे। तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन याद रखिए भारत में जो हिंदी दिवस होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे जो होता है ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, 15 जनवरी को मनाया गया है भारतीय थल सेना दिवस। जो इंडियन आर्मी है ये अपना दिवस मनाती है हर साल 15 जनवरी को। फिर इसके बाद 16 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और याद रखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये इसी साल पहली बार मनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी।
फिर इसके बाद 23 जनवरी को मनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पराक्रम दिवस। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। फिर 24 जनवरी को दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यानी कि 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम रखी गई थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी को भी दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, तो मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 25 जनवरी सन 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं कि इस बार की थीम रखी गई है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। फिर अगला यहाँ पर है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तरह ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी ये 25 जनवरी को ही मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। फिर 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं कि भारत में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस और इस बार 73rd रिपब्लिक डे मनाया गया है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। फिर इसके बाद 30 जनवरी को आखिर में मनाया गया है शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 1948 में। और फिर 30 जनवरी को ही मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे। तो इस तरीके से इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स आपको याद रखने हैं। इस महीने में सिर्फ 3 ही ऐसे डेज हैं जिनकी आपको थीम ध्यान रखनी है। फिर अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें भारत की तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट बैंक बनी है यह है HDFC बैंक। ये जो लिस्ट है ये प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा जारी की गई थी और इसमें बताया गया है कि भारत के जो सबसे बेस्ट प्राइवेट बैंक है ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। लखनऊ की IPL टीम का नाम क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 2022 में जो IPL का 15वां सीजन होगा उसके लिए 2 नई टीमें बनाई गई हैं, यानी कि इस बार से 2022 से 2 नई टीमें IPL खेलेंगी, यानी कि अब टोटल 10 IPL टीमें हो जाएंगी। तो जो 2 नई IPL टीमें बनाई गई हैं, एक तो है लखनऊ की और दूसरी है अहमदाबाद की। तो लखनऊ की जो IPL टीम है इसने अपना नाम रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो अहमदाबाद की IPL टीम है अब इसने भी अपना नाम रख लिया है। अहमदाबाद की IPL टीम का नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। और यहाँ पर आप इनके कैप्टन, कोच और ओनर के नाम भी पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन से देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि कोई विदेशी देश पहली बार भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, तो ये कौन सा देश है, ये है फिलीपींस। तो इस समझौते के जरिए भारत जो है ये फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर करेगा। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है मनीला, जहां पर आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है और यहाँ की करेंसी है पीसो। वर्ष 2021 का ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये हर साल के अंत में जिन भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरे साल के दौरान सबसे बेहतर होता है उनको ICC अवार्ड्स प्रदान करता है। तो 2021 के लिए भी जो ICC अवार्ड्स हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि जो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, यानी कि साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, वो हैं भारत की स्मृति मंधाना। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं जल्दी से आपको सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने कैटेगरी का नाम लिखा है और यहाँ पर पुरुष विजेता और महिला विजेताओं के नाम लिखे हैं। जैसे कि ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, पुरुषों में हैं शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं और महिलाओं में मैंने आपको बताया भारत की स्मृति मंधाना।
तो ये तो मैंने आपको बताया ओवरऑल साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है। इसी तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जैसे कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में है जो रूट। इसी तरीके से ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में है बाबर आजम और महिलाओं में है लिजल ली। फिर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में है मोहम्मद रिजवान और महिलाओं में है टैमी ब्यूमोंट। तो ये तो रहे प्लेयर्स के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। इसके अलावा दो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो स्पेशल अवार्ड्स दिए गए हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, तो बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है माराइस इरास्मस को, जो कि हैं दक्षिण अफ्रीका के। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है ये दिया गया है डेरिल मिशेल को। डेरिल मिशेल जो हैं ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो कि आईसीसी अवार्ड 2021 के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी से देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के बारे में सार्थक जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में सही जानकारी मिल सके, इसके लिए हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने एक एप्लीकेशन की शुरुआत की है जिसका नाम है कोवा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के इस समय प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। 2 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन से शहर के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी इनमें से कौन से शहर के अंदर स्थापित की गई है। तो भारत के जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स आपको बता दूं भारत के 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि एक तो है प्रमोद भगत और दूसरे हैं कृष्णा नागर, क्योंकि इन दोनों लोगों ने जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था और इनको देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये जो किताब है इसको किसने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रस्किन बॉन्ड। तो भारत के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी 2022 के महीने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो चर्चा में रही, जिनके बारे में आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में एक किताब लिखी है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, यानी कि 2030 तक भारत किस तरीके से 10 ट्रिलियन ड्रीम की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर सकता है उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। फिर रतन टाटा की बायोग्राफी लिखी गई है रतन एन टाटा द अथॉराइज्ड बायोग्राफी, इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रस्किन बॉन्ड ने किताब लिखी है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हाल ही में एक किताब लिखी गई है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, तो इस किताब को लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने और यहाँ पर आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं। फिर आखिरी किताब है इंडोमिटेबल, तो एसबीआई की जो पूर्व चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका टाइटल है इंडोमिटेबल। तो ये सारी बुक्स आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाल ही में इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो क्लाइव लॉयड जो थे जिनको हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलते थे। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है यानी कि नासा, इसके अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है इसके कैनेडी स्पेस सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली व्यक्ति बन गई हैं। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जानवी डांगेती। इनका नाम है जानवी डांगेती।
ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो ई गवर्नेंस पर हर साल एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। इस बार इसका 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और इसका उद्घाटन किया था भारत के जो केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसकी थीम भी रखी गई थी। इसकी थीम है इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो हो सकता है थीम के बारे में ना पूछा जाए, लेकिन ये इवेंट कहाँ पर हुई है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया है। फिर अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बताना है कि यह कौन से खेल से संबंधित है। तो अब तक आपका आंसर आ चुका होगा। सानिया मिर्जा जो हैं ये भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है उसमें 3 बार वुमेन्स डबल्स और 3 बार मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है, लेकिन इन्होंने हाल ही में अनाउंस की है कि ये 2022 के बाद अपना संन्यास ले लेंगी। इनके अलावा 3 क्रिकेटर्स ने जनवरी महीने के अंदर संन्यास लिया है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर। इन सभी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये कौन से देश से हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों इंडिया ओपन 2022 जो है ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। हाल ही में इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया और इसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है भारत के लक्ष्य सेन ने। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लक्ष्य सेन ने जिस व्यक्ति को हराया है वो आज के समय वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कि जो बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियन हैं लोह किन यू जो कि सिंगापुर के हैं, उनको हरा करके लक्ष्य सेन ने यहाँ पर इंडिया ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि यूएस क्वार्टर सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो यहाँ पर आप जो कॉइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वार्टर डॉलर, यानी कि ये $1 का चौथा हिस्सा होता है। तो इस सिक्के पर पहली बार एक अश्वेत महिला को यहाँ पर चित्रित किया गया है और इनका नाम है माया एंजेलो। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 जनवरी को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। आपको ये बताना है कि ये कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रख्यात सम्राट थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथक। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस है यानी कि कथक, इसके एक महान डांसर रहे हैं और कथक को दुनिया भर में प्रचलित करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो इसी के चलते इनको 1986 में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना मिलेना साल्वेनी का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। तो मिलेना साल्वेनी जो है ये इटली मूल की एक फ्रांसीसी नृत्यांगना है और ये भारत का जो क्लासिकल डांस परफॉर्म करती थी ये है कथकली, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। हाल ही में गूगल कंपनी ने भारतीय एयरटेल में कितनी धनराशि का निवेश करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि $1 बिलियन। तो जिस तरीके से गूगल कंपनी ने जियो में $4.5 बिलियन इन्वेस्ट किया था और अब उसी तरीके से गूगल कंपनी एयरटेल में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुरुग्राम हरियाणा। तो फ्रेंड्स हरियाणा के गुरुग्राम में पूरे भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 100 कारों को चार्ज किया जा सकता है। तो याद रखिए ये स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसको लगाया है इलेक्ट्रीफाई नाम की एक कंपनी ने। भारत की मेजबानी में AFC महिला एशियाई कप 2022 कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? यानी कि एशिया लेवल पर महिलाओं का जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है इसका आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो इस बार जो AFC महिला एशियाई कप भारत में हुआ है ये महाराष्ट्र के 3 शहरों में आयोजित किया गया, पुणे, मुंबई और नवी मुंबई।
यहाँ पर आप इस टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं, जैसे कि एशिया लेवल पर ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है महिलाओं का, ये इसका 20वां संस्करण था, जिसमें टोटल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भारतीय जो फुटबॉल टीम है ये पहले ही बाहर हो गई थी। तो यहाँ पर चैंपियन बना है चाइना, जिसने 9वीं बार ये खिताब जीता है और इसने फाइनल में हराया दक्षिण कोरिया को। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एशिया लेवल पर महिलाओं के 2 टूर्नामेंट के बारे में बताया था, एक तो हॉकी और दूसरा अभी मैंने आपको बताया फुटबॉल। तो जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ था इसका आयोजन किया गया था ओमान की राजधानी मस्कट में। इसमें विजेता बना था जापान और इसने फाइनल में हराया था किसको? दक्षिण कोरिया को। और जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है महिलाओं का, इसका आयोजन किया गया भारत के 3 शहरों में, पुणे, मुंबई और नवी मुंबई। और इसमें विजेता बना है चाइना, चाइना ने हराया दक्षिण कोरिया को। यानी कि दोनों लगभग सिमिलर इवेंट हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नीरज चोपड़ा को कौन से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो नीरज चोपड़ा है ये भारत के महान भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें ये एकमात्र गोल्ड मेडल विजेता थे। और दोस्तों ये भारतीय सेना के अंदर सूबेदार के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं और इसके लिए हाल ही में इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट सेवा पदक इनको पहले से ही मिल चुका है और अब इनको परम विशिष्ट सेवा पदक देने की अनाउंसमेंट की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत के अंदर जो भी व्यक्ति या फिर संस्थान आपदा प्रबंधन में बेहतरीन योगदान देते हैं उनको हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आप सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। ये जो पुरस्कार है ये साल 2019 में शुरू किया गया था, तब से लेकर के अब तक दोनों ही श्रेणियों में यहाँ पर जो भी विजेता हैं उनके नाम लिखे गए हैं। जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 के अंदर विजेता बने हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा, और 2022 में ही संस्थागत श्रेणी में विजेता बनी है गुजरात की इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको 2022 के दोनों याद रखने हैं और बाकी आप पुराने भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सारे एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इन पुरस्कारों की अनाउंसमेंट तो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन ये पुरस्कार हाल ही में विजेताओं को इस बार सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर प्रदान किए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में असम सरकार ने इनमें से किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असोम वैभव प्रदान किया है? तो जो असम की सरकार है इसने हाल ही में भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसका नाम है असोम वैभव। और ये पुरस्कार इनको क्यों दिया गया? क्योंकि रतन टाटा ने यहाँ पर असम के अंदर कैंसर उपचार के लिए सुविधाएं स्थापित करने में काफी योगदान दिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने वहां के राजभवन में जनरल बिपिन रावत हॉल का अनावरण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो जनरल बिपिन रावत, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, भारत के प्रथम सीडीएस थे और 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के राजभवन में एक हॉल का अनावरण किया गया है। भारतीय नौसेना की किस कमांड ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर यानी कि XPL 2022 का आयोजन किया? तो भारतीय नौसेना की जो पश्चिमी नौसेना कमान है इसने हाल ही में पश्चिमी लहर नामक एक अभ्यास का आयोजन किया और इसमें भारत की जो तीनों सेनाएं हैं यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना, और इसके अलावा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया ताकि आपस में तालमेल बना रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है इससे हमको पता चलता है कि दुनिया का कौन सा देश करप्शन के मामले में कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के सबसे ईमानदार देश हैं 3, यानी कि 3 देशों को नंबर 1 पर रखा गया है। उनमें से एक तो है फिनलैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है डेनमार्क। तो फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये दुनिया के सबसे ईमानदार देश हैं। वहीं दुनिया का सबसे करप्ट कंट्री है साउथ सूडान, क्योंकि ये सबसे आखिरी स्थान पर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत को यहाँ पर 85th प्लेस पर रखा गया है। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जो बारबाडोस कंट्री है, जो कि दुनिया का सबसे नया गणतांत्रिक देश है, यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं मिया अमोर मोटली। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बन गई हैं रॉबर्ट मेट्सोला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं पियरे ओलिवियर। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के महासचिव बन गए हैं झांग बिंग। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है यानी कि ओपेक, तो ओपेक के महासचिव बन गए हैं हैथम अल घैस। तो ये इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी के बारे में लगभग बता दिया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता सेक्शन में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए, हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसमें जो एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन था, इसमें भारत की एक तमिल फिल्म ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। और ये कौन सी फिल्म है? ये है कूजंगल, जो कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में भी भेजी गई थी, लेकिन वहां पर ये नॉमिनेट नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर इसने ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। 24 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 24 जनवरी सन 1950 को। तो इसीलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना 73rd स्थापना दिवस मनाया है। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं और इसकी अनाउंसमेंट होती है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर। तो इस बार ये टोटल 29 बच्चों को प्रदान किया गया है, जिनमें से 15 हैं बॉयज और 14 हैं गर्ल्स। चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन हैं? तो साल 2021 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें किस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसने किस तरीके से जीत हासिल की, उसी के बारे में इस किताब में बताया गया है। तो इस किताब को लिखा है जयंत घोषाल ने, जयंत घोषाल। यहाँ पर आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं, ममता बियॉन्ड 2021, इसको लिखा है जयंत घोषाल ने। फिर भारत के मशहूर एक्टर यहाँ पर तुषार कपूर ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है बैचलर डैड। फिर आखिर में है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसको लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। तो इन 3 बुक्स के बारे में भी आपको याद रखना है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट था, जो कि हाल ही में लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया और इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है भारत की पीवी सिंधु ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल से बढ़ा करके 38 साल कर दी है? सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो अब ओडिशा के अंदर जो लोग हैं वो 32 साल की बजाय 38 साल तक सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। हालांकि आपको बता दूं, ये सिर्फ 3 सालों के लिए ही लागू होगा, 2021, 2022 और 2023। इन सालों में जो भर्ती प्रक्रिया निकलेंगी उन्हीं के लिए ये लागू होगा। किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष पद संभाला है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है यानी कि यूएनएससी, इसमें कई सारी समितियां होती हैं और उन्हीं में से एक है आतंकवाद विरोधी समिति। तो इस समिति का अध्यक्ष हाल ही में एक भारतीय को बना दिया गया है, जिनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। और इनके बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये आज के समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। फिर अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में कुछ कंट्रीज के अंदर भारत के नए राजदूत या फिर उच्चायुक्त अपॉइंट किए गए हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैक्सिको में भारत के नए राजदूत बन गए हैं पंकज शर्मा। किर्गिस्तान, जो कि एक मध्य एशिया का देश है, यहाँ के नए राजदूत बन गए हैं अरुण कुमार चटर्जी। सेंट लूसिया में भारत के उच्चायुक्त बने हैं एस बालचंद्रन और नाइजीरिया में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं जी बालसुब्रमण्यम। पीएम नरेंद्र मोदी ने अब से किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 दिसंबर। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनके दो बेटों यानी कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी शहादत को याद करते हुए अब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इनकी हाल ही में 9 जनवरी 2022 को 355वीं जयंती मनाई गई है। 355वीं। 22 से लेकर के 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कौन से शहर में आयोजित की जाएगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होती है, इसका आयोजन हर साल दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर किया जाता है। तो इस साल ये जो बैठक है ये 22 से लेकर के 26 मई तक दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। फिर दूसरा सवाल है, भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है। तो भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं, ये आपको बताना है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, इनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे जनवरी महीने से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको अपने एग्जाम से पहले इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, ताकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।